दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया था, जिसके अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन कैसे हुआ और उसके पीछे का क्या उद्देश्य था, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आज हम लोग यहाँ पे डच, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी कैसे भारत आते हैं और कैसे भारत में सिमट जाते हैं, फिर उनकी वापसी कैसे हो जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डच। सबसे पहले हमने देखा था कि पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के आने के बाद डच आते हैं, ठीक है। डच के बाद अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के बाद डेनिश और अंत में फ्रांसीसी, ठीक है। तो हम लोग अंग्रेज़ों को हटा देंगे क्योंकि इनके बारे में तो विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो इनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पर आज के वीडियो में डच, डेनिश और फ्रांसीसी कैसे भारत आते हैं, कैसे इनका विस्तार होता है और कैसे ये फिर सिमट जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों को आपको याद होगा कि पुर्तगाली जो कंपनी थी, उस कंपनी का नाम क्या था? नाम याद है आप लोगों को? एस्तादो द इंडिया, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, इसीलिए ये नाम याद रखिएगा। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो सब लोग जानते हैं, डच कंपनी का भी नाम है, डेनिश का भी नाम है, फ्रांसीसी का भी नाम है। पर मैं इस नाम को क्यों याद दिलवा रहा हूँ? क्योंकि इतिहास के प्रश्नों की एक यात्रा होती है। तो अब जो यात्रा होगी किसी भी परीक्षा में, ज़रूरी नहीं है कि ये यूपीएससी की परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट पीसीएस की बात भी मैं कर रहा हूँ साथ में, कि कभी भी जब प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले किसी कंपनी का नाम पूछा जाएगा तो वो पुर्तगाली कंपनी का ही नाम पूछा जाएगा। इसीलिए ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब एस्तादो द इंडिया पूछ लिया जाएगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट होगा फिर कि डच कंपनी का नाम क्या है, फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या है। हो सकता है 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद वो इम्पोर्टेंट हो जाए, पर वर्तमान में जो आने वाले 6 महीने, साल भर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये पुर्तगाली कंपनी का नाम ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं डच पे। डच कंपनी का नाम क्या है, ये तो मैंने अभी बता दिया कि अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्तमान के लिए नहीं है, फिर भी बस एक ध्यान में रखिए। बेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी, ठीक है। ये एक व्यापार करने के लिए भारत आई थी, व्यापारिक कंपनी थी। इसने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? तो मसूलीपट्टनम में बनाया था। मसूलीपट्टनम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि यहाँ पे पुर्तगाली भी आए थे, डच भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे और फ्रांसीसी भी आए थे। पुलिकट इन लोगों का हेडक्वार्टर था, ठीक है। 1610 ईस्वी से लेकर 1690 ईस्वी तक, ठीक है। 1610 से 1690 ईस्वी तक पुलिकट डच कंपनी का हेडक्वार्टर पुलिकट ही रहा। फिर देखिए सूरत आया। सूरत क्यों इम्पोर्टेंट है? सब लोग जानते हैं, क्योंकि सूरत में सब लोगों ने, यानी कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, सब ने अपना व्यापारिक कोठी बनाया, व्यापारिक केंद्र खोला। चिनसुरा किला जो हमें किला बनाया गया, चिनसुरा को ही बेदरा बोलते हैं, ठीक है। ये बेदरा की लड़ाई आप लोग सुने होइएगा 1759 ईस्वी में। ये एक निर्णायक लड़ाई था, जिसके बाद डच कंपनी को यहाँ से जाना पड़ा। इस लड़ाई का बैकग्राउंड क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है बंगाल का, अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। और मीर जाफ़र के माध्यम से धन का निष्कासन बंगाल से होने लगता है। शुरुआती दिनों में तो मीर जाफ़र को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बाद में मीर जाफ़र को लगने लगता है कि अंग्रेज़ उनका शोषण कर रहे हैं। तो ये मीर जाफ़र डचों के पास चिनसुरा में या बेदरा में मदद मांगने जाते हैं कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मेरी मदद कीजिए, बदले में जब अंग्रेज़ यहाँ से हार जाएंगे, पराजित होकर चले जाएंगे, तो हम आपको ये चीज़ें देंगे। मतलब कुछ शासन करने के लिए कुछ जगह दे देंगे, व्यापार करने के लिए कुछ रियायतें दे देंगे, इस तरह की बातें कही गई। डच इस बात को मान लेते हैं और मीर जाफ़र के
की सहायता के लिए डच अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हैं, जिसे बेदरा का लड़ाई बोला जाता है। ये 1759 ईस्वी में होता है। ठीक है, इस लड़ाई में फाइनली क्या होता है कि डच कंपनी हार जाती है। ठीक है, डच कंपनी हार जाती है और ये निर्णायक लड़ाई है, जिसके बाद इनका बोरिया बिस्तर यहाँ से बंधने लगता है और 1825 ईस्वी आते आते ये अपना सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथों ही बेच बाच कर वापस चले जाते हैं। तो चिनसुरा क्यों महत्वपूर्ण है आप लोग समझ गए होइएगा। ढाका, फिर कासिम बाज़ार एक जगह है जहाँ से ये रेशम का व्यापार करते थे। ठीक है, 1690 ईस्वी तक तो पुलिकट इनका हेडक्वार्टर था, लेकिन 1690 ईस्वी के बाद नागपत्तनम को हेडक्वार्टर बना दिया गया। ठीक है, अब पुलिकट एक और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से इन्होंने एक करेंसी जारी किया था, उस करेंसी को पैगोडा बोलते हैं। ठीक है, और पैगोडा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पर वेंकटेश्वर भगवान का अंकन था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब भारत में इनकी भूमिका क्या थी? तो भारत में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा सीमित थी। सीमित होने के पीछे कारण ये था कि इस समय मुग़लों का यहाँ पे दबदबा था और मुग़लों की तरफ से जितनी रियायतें इन्हें मिलनी चाहिए उतनी रियायतें नहीं मिल पाई। अंग्रेज़ों को इनसे ज़्यादा रियायतें मिल रही थी और इन्हें व्यापार करने के लिए 3.5% का टैक्स देना पड़ता था, जबकि अंग्रेज़ों के साथ क्या था कि उन्हें एक निश्चित रकम फिक्स कर दिया गया था कि ये निश्चित रकम आप दे दीजिए और फिर आप मुफ्त में व्यापार कीजिए। तो इस वजह से यहाँ जो कंपटीशन था उस कंपटीशन में ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। ये जो व्यापार करते थे उस व्यापार में महत्वपूर्ण चीज़ क्या क्या थी? तो उसमें अफीम, वस्त्र, मसाला, नील, सोरा, इन चीज़ों का व्यापार ये भारत से करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत से ज़्यादा ये लोग इंडोनेशिया के मार्केट में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे और वहाँ से व्यापार करना चाहते थे। बाद में तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये भारत से वस्त्र खरीदते थे, उस वस्त्र को ले जाकर इंडोनेशिया में बेचते थे, फिर जो पैसा आता था उस पैसा से इंडोनेशिया से मसाला खरीदते थे और उस मसाला को यूरोप में ले जाकर बेचते थे। तो इस प्रकार से इनका व्यापार चल रहा था। ठीक है, अब सारी चीज़ें हो गई। बेदरा के युद्ध के बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है। इसके बाद 1825 ईस्वी में ये अपना सारा क्षेत्र अंग्रेज़ों को बेच देते हैं। इसके बदले में अंग्रेज़ सुमात्रा का क्षेत्र डच को दे देते हैं और डच इस प्रकार से भारत से चले जाते हैं। तो डच के बारे में बस इतनी ही संक्षेप में चर्चा है जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त डच के बारे में हमें कुछ भी नहीं जानना है। परीक्षा में जो भी सवाल आएगा वो इतने से ही पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है डेनिस। डेनिस का क्रम कौन सा था? तो डेनिस चौथे क्रम पे था। तीसरा क्रम अंग्रेज़ों का था जिसे मैंने अभी स्किप कर दिया है। डेनिस के बारे में और छोटी सी चर्चा। इनका व्यापारिक केंद्र क्या क्या था? तो व्यापारिक केंद्र में पौंडीचेरी, ट्रैंकावर, ये ट्रैंकावर या ट्रैंकोवर ये मद्रास में एक क्षेत्र है। ये इनका एक व्यापारिक केंद्र था महत्वपूर्ण, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। मसूलीपत्तनम, कालीकट, ये सब ऐसा जगह है, पौंडीचेरी, मसूलीपत्तनम, कालीकट, आपको याद नहीं भी रहेगा, फिर भी यहाँ पे जितने भी यूरोपीय आए उन सब ने अपना अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। तो वो तो आप मार ही दीजिएगा, तुक्का भी मारिएगा तो सही हो जाएगा। आपको याद रखना है ट्रैंकोवर और सेरामपुर। ये सेरामपुर क्यों महत्वपूर्ण है? सेरामपुर इसलिए महत्वपूर्ण है, सेरामपुर पहले है कहाँ? तो बंगाल में है। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था सेरामपुर। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तो जो भी आए वो सब के सब कर रहे थे। जो भी आए मतलब जो भी यूरोपीय आए वो सब के सब कर रहे थे। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है?
ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज़ों के द्वारा 1813 ईस्वी में जो एक्ट लाया गया था, उस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की को मान्यता दिया गया और उसके लिए अंग्रेज़ों के द्वारा 1,00,000 रुपया का रकम भी दिया जाता था। पर 1813 से पहले ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का कोई सबसे बड़ा केंद्र था, तो वो केंद्र था श्रीरामपुर। इसीलिए आपको डेनिश कंपनी के बारे में यदि कुछ भी याद रखना है तो बस सिर्फ 2 चीज़, ट्रैंकोवर जो मद्रास में है, श्रीरामपुर जो बंगाल में है। और श्रीरामपुर में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था 1813 ईस्वी से पहले तक। क्लियर है? डेनिश के बारे में हमारी चर्चा यहीं समाप्त हो जाएगी। पूछना होगा तो ट्रैंकोवर और श्रीरामपुर से पूछ लेंगे, नहीं तो वो कुछ पूछेंगे ही नहीं। अब आते हैं फ्रेंच। फ्रांसीसियों के साथ यहाँ पे कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के लिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण 3 कर्नाटक युद्ध जो होता है, उस कर्नाटक युद्ध की चर्चा। फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है कंपनी द इंदेस ओरिएंटलेस। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों का नाम याद कर लीजिए। फ्रैंको कैरो, ये हिंदुस्तान आने वाला पहला फ्रांसीसी नाविक बेड़े का प्रधान था। इसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सूरत में व्यापारिक कोठी इसी ने खोली थी, इसीलिए फ्रैंको कैरो इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं फ्रैंको मार्टिन। पौंडीचेरी के ग्रामीण क्षेत्र को इसने विकसित किया। एक्चुअली उस समय भारत के अधिकांश क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र ही होते थे। बंगाल, दिल्ली, यही सब कुछ ऐसे जगह थे जो कुछ विकसित थे। तो जो पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी का शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र, ये ग्रामीण क्षेत्र का विकास मार्टिन के द्वारा इस प्रकार किया गया कि वो बंगाल के टक्कर का शहर बन गया। ठीक है, बंगाल जिस प्रकार विकसित शहर था उस प्रकार से ये बन गया। तो फ्रैंको मार्टिन के द्वारा ये इम्पोर्टेंट काम किया गया। डुप्ले कौन था? तो फ्रांस के साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक। क्या क्या करता है ये लोग, क्या क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से अभी आगे पढ़ते रहेंगे। इसके बाद आता है गोडेहू। गोडेहू कौन है? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद जब फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, तब गोडेहू को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद पौंडीचेरी की संधि होती है। पौंडीचेरी की संधि में अंग्रेज़ों के द्वारा एक ही डिमांड रखा जाता है, और वो डिमांड ये है कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। ठीक है। तो डुप्ले को क्यों वापस बुलाया जाता है पौंडीचेरी की संधि में, और क्या बातें होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं आगे। अगला है बूसी। इस बूसी को कहीं कहीं ऐसे भी बुस्सी लिखा जाता है, तो दोनों सेम ही हैं। हैदराबाद में ये फ्रांसीसी प्रतिनिधि है। हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रतिनिधि का क्या मतलब है कि हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध चलता रहता है। डुप्ले के द्वारा एक पक्ष का समर्थन किया जाता है। जब वो पक्ष विजयी होता है तो बुस्सी को हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रतिनिधि के रूप में रख दिया जाता है, ताकि हैदराबाद में क्या कार्य चल रहा है, क्या राजनीतिक सक्रियता है वहाँ पे, इसकी निगरानी बुस्सी रख सके। आगे बढ़ते हैं लाली। वांडीवास का युद्ध सब लोग जानते हैं, कब होगा? 1760 ईस्वी में। आगे चर्चा करते हैं। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी प्रमुख लाली था। ठीक है, ये एक बात हो गई। और अंतिम 7वां पैराडाइज के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है? तो सेंटोमी की लड़ाई में फ्रांसीसियों का नेतृत्व पैराडाइज ने किया था। पहली बार किसी यूरोपीय ने भारतीयों को पराजित किया था। ये सेंटोमी की लड़ाई क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ये प्रमुख व्यक्ति है जिसके बारे में संक्षेप में चर्चा कर लिया गया है। विस्तार से चर्चा अभी हम लोग एक एक करके करेंगे अपने इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अब इनका प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था? तो सूरत सबका प्रमुख केंद्र था। ब्रिटिश का, पुर्तगाली का, डच का, डेनिश का, फ्रांसीसियों का भी। इसके बाद मसूलीपट्टनम। गोलकुंडा के सुल्तान ने व्यापार करने के लिए मसूलीपट्टनम फ्रांसीसियों को दे दिया था। पौंडीचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना की गई। ठीक है। चंदरनगर,
चंदर नगर में फोर्ट ओरिलियंस की स्थापना की गई। चंदर नगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये कलकत्ता के पास है। कलकत्ता से लगभग 50 किलोमीटर के दूरी पे चंदर नगर एक स्थान है जहाँ पे फ्रांसीसी व्यापार कर रहे थे, जबकि कलकत्ता में अंग्रेज व्यापार कर रहे थे। ठीक है, ये क्षेत्र भी बंगाल के नवाब के अधीन था और कलकत्ता भी बंगाल के नवाब के अधीन था। ठीक है, होता कुछ ऐसा है कि कलकत्ता में अंग्रेज़ों के द्वारा किलाबंदी किया जाने लगता है। इसको देखते हुए बंगाल के नवाब ने चंदर नगर में भी फ्रांसीसियों को किलाबंदी करने की अनुमति दे देता है। इसके बाद अंग्रेज चंदर नगर पर हमला कर देता है। जब चंदर नगर पे हमला होता है, फ्रांसीसियों पे हमला किया जाता है, इसे बंगाल का नवाब अपने ऊपर हमला समझता है और उसके बाद ही प्लासी का युद्ध शुरू हो जाता है। तो प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण चंदर नगर पर अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया हमला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर जब हम बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे तो उस समय देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध पे आते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच होता है। इसका कारण क्या है? तो ऑस्ट्रिया में, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है यानी कि 2 पक्ष होंगे। 2 पक्ष में से एक पक्ष का समर्थन अंग्रेज कर रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे हैं। इस वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ टकराते हैं वहाँ वहाँ ये दोनों लड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भारत में लड़ाई का एक और कारण है। भारत में लड़ाई का एक कारण है कि इस समय एक अंग्रेज कैप्टन थे बर्नेट। बर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये तात्कालिक कारण है जिस वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। इसके बाद जब बर्नेट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार किया जाता है, उसके बाद की घटनाएं थोड़ा समझ लेते हैं। घटनाक्रम से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डुप्ले इस समय फ्रांसीसियों का गवर्नर जनरल था। वो अंग्रेज़ों से मद्रास छीन लेता है। मद्रास के नवाब इस समय अनबरुद्दीन थे। अनबरुद्दीन, मद्रास के नवाब इस समय अनबरुद्दीन थे। जब अंग्रेज़ों से मद्रास छीन लिया जाता है, अनबरुद्दीन ने ही अंग्रेज़ों को मद्रास पे व्यापार करने के लिए दिया था। तो अंग्रेज़ अनबरुद्दीन के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसी घटना हो गई है, क्या किया जाए। अनबरुद्दीन के द्वारा कहा जाता है फ्रांसीसियों को कि भाई ये क्षेत्र वापस लौटा दो। फिर मना किया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा। इसके बाद अनबरुद्दीन अंग्रेज़ों के बिहाफ में फ्रांसीसियों से लड़ने जाते हैं। एक साइड क्लियर हो गया। डुप्ले स्वयं लड़ाई करने नहीं आता है। डुप्ले की तरफ से लड़ने कौन आता है? पैराडाइज। ठीक है, और ये सेंटोमी या इसे सेंथोमी भी बोलते हैं। सेंथोमी की लड़ाई यहीं पे होती है। ठीक है, ये सेंथोमी की लड़ाई कब होगी? 1748 ईस्वी में। ईस्वी महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग क्रम महत्वपूर्ण रखिएगा। 4 लड़ाई आएगा। सेंथोमी की लड़ाई, अंबूर की लड़ाई, अर्काट का घेरा और अंत में वांडीवास की लड़ाई। तो ये क्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ईस्वी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी आप ये ध्यान में रख लीजिए कि 1748 ईस्वी में ये लड़ा जाता है। अनबरुद्दीन की तरफ से 10,000 सैनिक लड़ने के लिए आते हैं, जबकि पैराडाइज की तरफ से मात्र 1,000 सैनिकों की टुकड़ी लड़ने के लिए आती है। उसमें भी जो फ्रांसीसी है उनकी संख्या 200-250 के आसपास ही है। एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता है, बाकी सब भारतीय ही थे। ठीक है, इस युद्ध में पैराडाइज विजय होता है और अनबरुद्दीन पराजित होता है। ये वो निर्णायक युद्ध है जिसके बाद सिर्फ फ्रांसीसियों को ही नहीं, पूरे यूरोपियों को ये लगने लगता है कि हम भारत पे एकाधिकार कर सकते हैं, हम भारतीयों को पराजित कर सकते हैं, हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं। अभी तक इन लोगों का प्लान सिर्फ व्यापार करने का था, पर ये सेंटोमी की लड़ाई है, इसके बाद ही इनके दिमाग में आया कि हमें लड़ाई से अलावा, हमें व्यापार से अलावा
यहाँ पे शासन करने के बारे में भी सोचना है। तो सैन टोमी की लड़ाई के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फिर क्या होता है, ऑस्ट्रिया में गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो जब गृह युद्ध ऑस्ट्रिया में समाप्त हो गया तो जहाँ जहाँ ये दोनों लड़ रहे थे वहाँ वहाँ फिर ये लोग संधि करने के लिए आ जाते हैं। तो जो संधि होता है उस संधि को बोलते हैं एक्सला शापेल की संधि, एक्सला शापेल की संधि। ठीक है, इस संधि में फ्रांसीसियों को कहा जाता है कि मद्रास अंग्रेज़ों को लौटा दिया जाए, और फ्रांसीसी मद्रास अंग्रेज़ों को लौटा देते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रांस की सरकार को भारत की स्थिति का सही से पता नहीं था, और फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस के सरकार के अधीन एक कंपनी थी। ठीक है, और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी और वो अंग्रेज़ सरकार के अधीन नहीं थी। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि फ्रांसीसी भारत से ज़्यादा इस समय अमेरिका में इंटरेस्टेड थे। तो मद्रास सिर्फ लौटा दिया गया, यही संधि नहीं हुआ। अमेरिका में कुछ जगह जो है जो फ्रांसीसियों के लिए महत्वपूर्ण था, वो जगह, जिस जगह का नाम है सेंट लुइस, सेंट लुइस, ये जगह फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों के द्वारा दे दिया जाता है, और इस तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध की कहानी समाप्त हो जाती है। तो 1746 से 1748 ईस्वी तक प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसकी चर्चा हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए, अब जो परीक्षा हो रहा है ना, अब सब लोग लूसेंट सब लोगों ने पढ़ लिया है, घटना चक्र सब लोगों ने रट्टा मार रखा है। ठीक है, अब देखते होइएगा एग्जाम में कभी कभी एकाएक कटअप बहुत ज़्यादा भाग जाता है। 60% की जगह 62%, 64%, 65% कटअप हो जाता है। परीक्षा में सीटों की संख्या कम हो जाती है। तो बेसिक चीज़ें तो सब लोग जान गए हैं। अब हम लोगों को अपनी तैयारी के दौरान बेसिक चीज़ों से कुछ आगे की चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, ताकि यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर लें। और जब वो 3 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएगा तो हमारा पीटी का जो बाधा है वो समाप्त हो जाएगा। दिक्कत क्या है कि यदि आप किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप 1 बार या 2 बार पीटी फेल हो जाते हैं, तो आप न चाहते हुए भी पूरे साल पीटी ही पढ़ते रहते हैं। मेंस की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता, पीटी फोबिया हो जाता है आप लोगों के बीच में। तो पीटी फोबिया से बचने का यही तरीका है कि हम कुछ नए चीज़ों को जानें। नए चीज़ों का मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ ले, नए चीज़ों का मतलब कि जो एग्ज़ाम की जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट है, उन नए चीज़ों को अपने नोट्स में जोड़े। ठीक है, ताकि पीटी पास हो जाए। यदि पीटी फोबिया से ग्रसित रहिएगा, पूरे साल पढ़ के यदि पीटी पास भी हो जाते हैं तो फिर उससे फ़ायदा क्या है? क्योंकि मेंस तो फिर हो नहीं पाएगा। आपने 1 साल तो सिर्फ पीटी पढ़ा है, जबकि प्रॉपर पढ़ाई तो मेंस की करनी है। तो इसी वजह से इन सारे चीज़ों को आप देखते रहिए। मेंस में यदि कोई सवाल पूछेगा तो मैं सारे चीज़ों को जो बता रहा हूँ, आप इसे जोड़कर एक अच्छा आंसर लिखने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पे आते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में हुआ। इस युद्ध के पीछे क्या रीज़न है? तो इस युद्ध के पीछे मद्रास में और हैदराबाद में उत्तराधिकार की लड़ाई, इसके लिए एक रीज़न है। डुप्ले काफ़ी चालाक व्यक्ति था और डुप्ले ने इस उत्तराधिकार की लड़ाई को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। ठीक है, और उसने इस उत्तराधिकार की लड़ाई में एक पक्ष का समर्थन किया। पक्ष कौन था? तो मद्रास में चंदा साहब का समर्थन किया। ठीक है, जबकि हैदराबाद में जो निजाम थे उस समय, उस निजाम का नाम था नासिर जंग। ये सारा नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपसे ये परीक्षा में नहीं पूछने जाएगा। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछने जाएगा कि जब समर्थन किया तो क्या हुआ, कौन सी लड़ाई हुई, लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। तो अनवरुद्दीन के खिलाफ चंदा साहब और हैदराबाद में नासिर जंग को लाया गया। ठीक है, डुप्ले ने इनका समर्थन किया। तीनों मिलकर हर एक जगह लड़े, तीनों मिलकर लड़े और मद्रास में चंदा साहब को
अनवरुद्दीन को पराजित करके नवाब बना दिया गया। ठीक है, ये जो लड़ाई होती है इसी लड़ाई को अंबूर की लड़ाई कहा जाता है। ठीक है, कब हुआ था? 1749 ईस्वी में होता है अंबूर की लड़ाई। ठीक है, अंबूर की लड़ाई के बाद क्या होगा? कर्नाटक के नवाब ने पौंडीचेरी के पास 80 गांव इन लोगों को व्यापार करने के लिए दे दिया, फ्रांसीसियों को। ठीक है, इससे फ्रांसीसियों का क्षेत्रीय प्रसार बढ़ गया। ठीक है, फ्रांसीसियों के राजस्व में इजाफा हो गया। ठीक है, और राजनीतिक रूप से ये ज़्यादा सशक्त हो गए। तो ये 3 बातें फ़ायदा इनको हुआ। इसके अलावा जब हैदराबाद में अपने मर्जी का निज़ाम बना दिया जाता है, और हैदराबाद में जब अपने मर्जी का निज़ाम बनाया जाता है तो वहाँ हमने पहले देखा था बूसी। ठीक है, बूसी को वहाँ पे बैठा दिया जाता है फ्रांसीसी प्रतिनिधि के रूप में। जब बूसी को वहाँ पे फ्रांसीसी प्रतिनिधि के रूप में बैठाया जाता है तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा यही होगा कि राजनीतिक रूप से इनकी सशक्तता बढ़ती जाएगी। इसके अलावा हैदराबाद की तरफ से, हैदराबाद के निज़ाम की तरफ से उत्तरी सरकार का क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिया गया। इन सब चीज़ों की वजह से पूरे दक्षिण भारत में फ्रांसीसी अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आगे की कहानी देखते हैं, अंबूर की लड़ाई। और अंबूर की लड़ाई का परिणाम क्या क्या हुआ ये हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच की बातें चल रही है। अब अर्काट का घेरा क्या है? जब सबसे पहले कर्नाटक से युद्ध होता है तो कर्नाटक के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है और अनवरुद्दीन का पुत्र भागकर तिरुचिरापल्ली में छिप जाता है। डुप्ले चाहता है कि उसका कोई भी विपक्षी जो है सो जीवित न रहे, तो वो चंदा साहब को लेकर तिरुचिरापल्ली में हमला करने के लिए चला जाता है। ठीक है, चंदा साहब क्या करते हैं, जब कर्नाटक के नवाब बनते हैं तो कर्नाटक के नवाब बनने के बाद वो अर्काट को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही चंदा साहब डुप्ले के साथ तिरुचिरापल्ली की तरफ जाता है वैसे ही क्लाइव नामक एक व्यक्ति, ये अंग्रेज है, वो अर्काट पे हमला कर देता है। जो अर्काट पे हमला करता है उसे ही अर्काट का घेरा बोला जाता है। ठीक है, उसे ही अर्काट का घेरा बोला जाता है। जब चंदा साहब देखते हैं कि हमारे ही राजधानी पे हमला हो गया है तो वो तिरुचिरापल्ली छोड़कर यहाँ आ जाते हैं। जब ये इधर आते हैं तो तिरुचिरापल्ली में डुप्ले कमज़ोर हो जाता है और डुप्ले वहाँ पराजित हो जाता है। यहाँ पे अंग्रेज़ों से चंदा साहब पराजित हो जाता है और इस प्रकार से अर्काट का घेरा और कर्नाटक फिर से वापस अंग्रेज़ों को मिल जाता है। इसी के बाद जो संधि होती है उस संधि को बोला जाता है पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, पौंडीचेरी की संधि में अंग्रेज सिर्फ एक डिमांड रखते हैं। अंग्रेज सिर्फ एक डिमांड ये रखते हैं कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए फ्रांस, डुप्ले को इंडिया में नहीं रहना है। ठीक है, फ्रांसीसियों को लगता है कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है और वो डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। होता कुछ ऐसा है कि डुप्ले कितना पावरफुल है, डुप्ले कितना शक्तिशाली है, अंग्रेज इस बात को समझ चुके हैं, लेकिन फ्रांसीसी इस बात को नहीं समझते हैं और डुप्ले को वहाँ वापस बुलाया जाता है तो उन्हें अपमानित भी किया जाता है कि तुम्हारी वजह से भारत में हमें फजीहत झेलना पड़ा, हमारी बेइज्जती हुई है। तो इस प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की कहानी समाप्त होती है। और जब डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है तो यहाँ पे गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है गोडेहू को। शुरू में सारा नाम देना और उसके बाद धीरे धीरे अपने इस कहानी के दौरान उन सारे नामों को वापस चर्चा होने से आपके दिमाग में ये सारे नाम सेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध पे। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1756 से 1763 ईस्वी तक। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध होता रहता है। अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की तरह ही जहाँ जहाँ फ्रांसीसी और ब्रिटेन
आपस में टकराएंगे, वहाँ लड़ेंगे। ठीक है, तो भारत में ये लोग टकराते हैं कर्नाटक के क्षेत्र में, और जो निर्णायक युद्ध होता है उसे बोला जाता है वांडीवास की लड़ाई। ये 1760 ईस्वी में होता है। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व आयरकुट के द्वारा किया जाता है, जबकि फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व लाली करता है। ठीक है, पराजित कौन होता है कहने की ज़रूरत नहीं है, फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। इसके बाद 1763 ईस्वी में जब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है तो पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि का भारत में क्या परिणाम निकलता है, तो भारत में परिणाम ये निकलता है कि फ्रांसीसी अब अपना क्षेत्राधिकार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। फ्रांसीसी एक सीमित क्षेत्र में तो व्यापार कर सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। और इस प्रकार से ये एक निर्णायक युद्ध है, वांडीवास का युद्ध 1760 में, जिसके बाद से फ्रांसीसियों की स्थिति भारत में समाप्त हो जाती है, अच्छी नहीं रह जाती है, और वो एक सीमित क्षेत्र में सीमित रह जाते हैं। ठीक है, और यही वो समय है जिसके बाद से आपने देखा होगा 1757 में क्या हुआ था, प्लासी, फिर 1759 में बेदरा, 1760 ये हुआ, और इसके बाद होगा 1764 में होगा बक्सर। ठीक है, ये युद्ध होगा 4 साल के बाद मात्र, और अंग्रेज़ एक तरह से पूरे इंडिया पे छाने लगेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज़ किस प्रकार से भारत में अपना एकाधिकार करते हैं, भारत में अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, फिर भारत में कैसे अपने शासन को बढ़ाते हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो की चीज़ें पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।